ये कहानी है एक साधारण इंसान की जो सियोल शहर में अपने सपनों का घर खरीदने का सपना देख रहा है। वो 30 की उम्र का आम आदमी है जो हर किसी की तरह अपना एक फ्लैट चाहता है। सालों की मेहनत, बचत और निवेश बेचकर आखिरकार उसने अपना सपना पूरा कर लिया। एक खूबसूरत अपार्टमेंट खरीद लिया। लेकिन उसे क्या पता था, उसका सपना जल्द ही एक डरावने सच में बदलने वाला है। हर रात दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी, कभी धप-धप की आवाज, कभी खरोचने जैसी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो वो परेशान हो गया। उसने पड़ोसियों से बात की, लेकिन सबने इनकार कर दिया, जैसे किसी ने कुछ सुना ही नहीं। एक रात उसने खुद सच्चाई पता लगाने की ठानी और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके बगल वाली फ्लैट से ऐसी आवाजें आ रही है। अब कहानी को पीछे ले चलते हैं। सियोल शहर, जहां मकानों की कीमतें आसमान छू रही है, लगातार 40 हफ्तों से बढ़ती ही जा रही है। लोगों के पास घर खरीदने का ये शायद आखिरी मौका है और वांग बस पकड़कर दौड़ते भागते अपार्टमेंट खरीदने पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे झटका लगा। केवल एक ही घंटे में कीमत $7,500 बढ़ चुकी है। मालिक ने कहा, लेनी है तो लो, वरना पीछे लाइन लगी है। वांग जानता है अगर अब चुका तो शायद कभी घर नहीं ले पाएगा। वो मजबूरी में कागज पर दस्तखत कर देता है। एक वक्त था जब वो 84 वर्ग मीटर के बड़े अपार्टमेंट का सपना देखता था, अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का। लेकिन अब वो फर्श पर पड़ा है, एक अंधेरे तंग अपार्टमेंट में। बिलों का ढेर, सड़ी हुई चीजें, इधर उधर घूमते कीड़े मकोड़े। ऊपर से आती अजीब आवाजों ने उसकी नींद छीन ली है। बिजली भी काट दी गई क्योंकि वो बिल नहीं भर पाया। थक हार कर काम पर पहुंचा तो वहां देखा उसी अपार्टमेंट का विज्ञापन जिसकी कीमत अब गिर रही है। वो अपार्टमेंट जिसे उसने हाल ही में खरीदा है। वांग का दिल बैठ गया। उसने बैंक से जाकर जो पैसे उधार लिए थे, उसका ब्याज हर दिन बढ़ता जा रहा है और वो दिन ब दिन कर्ज में डूबता जा रहा है। उधर ऑफिस के लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर अमीर बन रहे हैं और वांग सोचता रह गया, काश मैंने भी वही निवेश किया होता। एक सहकर्मी ने सांत्वना देने की कोशिश की, दूसरे ने सिगरेट दी, पर वांग बस खामोशी से सब देखता रहा। वो हर दिन बस यही उम्मीद करता कि शायद एक दिन अपार्टमेंट की कीमतें फिर से बढ़ जाए। लेकिन सच्चाई ये है, उसकी तनख्वाह बैंक की किश्तों के लिए काफी नहीं है। दोस्तों ने उसे मैनेजर की रिटायरमेंट पार्टी में बुलाया, लेकिन वांग अब किसी पार्टी या जश्न के मूड में नहीं है। उसके लिए बस अब एक ही मकसद है, किसी तरह कर्ज से बाहर निकलना और इस सपने को फिर से जीना। वांग का जीवन जैसे धीरे धीरे उलझनों में फंसता जा रहा है। ऑफिस में भी सब ठीक नहीं चल रहा। उसके एक सहकर्मी ने मजाक में कहा, आज जरा पी लेना और सेल्स मैनेजर से पूछना कि उसने इतना पैसा कैसे कमा लिया। दरअसल सेल्स मैनेजर ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था और वांग पछता रहा है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वांग और एक साथी दोनों कर्ज में डूबे हैं, अपने अपने घरों की किश्त चुकाते चुकाते थक चुके हैं। उसी शाम वांग ऑफिस से घर लौटने की तैयारी करता है। वो चुपचाप अपने बैग में टॉर्च चार्जर रखता है क्योंकि उसके घर की बिजली कटी हुई है। घर पहुंचते ही उसे एक नोट दिखता है। उसके ऊपर वाले फ्लैट में 2 बच्चे रहते हैं, एक 12वीं और दूसरी 8वीं कक्षा में। दोनों की परीक्षा चल रही है और फिर सीढ़ियों पर एक अजनबी सा आदमी बैठा नजर आता है। जैसे ही वांग घर में दाखिल होता है, छत से अजीब आवाजें आने लगती है। गुस्से में वो बिल्डिंग मैनेजर को कॉल करता है। नीचे वाले पड़ोसी ने भी शिकायत का नोट चिपकाया है, लेकिन वांग को पता है कि गलती उसकी नहीं है। वो टॉर्च उठाता है और बैटरी बचाने के लिए उसे बंद कर देता है। फिर वो निकलता है डिलीवरी करने, बारिश में भीगता हुआ, लेकिन हर ऑर्डर समय पर पहुंचाने की कोशिश करता है। रात में घर लौटने पर फिर वही नोट दरवाजे पर चिपका हुआ मिलता है। नीचे वाले पड़ोसी फिर से शोर की शिकायत कर रहे हैं। वांग अंधेरे बाथरूम में जैसे तैसे नहाता है और एक बार फिर छत की आवाजों से उसकी नींद टूट जाती है। अब वांग थक चुका है। वो बाहर निकलकर देखने जाता है, तभी एक अजीब सी बुजुर्ग औरत दिखती है। नीचे वाली पड़ोसन दरवाजा खुलते ही वो उस पर चिल्लाने लगती है। वांग बार बार समझाता है कि शोर उसने नहीं किया, वो भी परेशान है, लेकिन औरत अड़ी रहती है। ये शोर तभी होता है जब भी तुम घर पे होते हो। वो धमकी देती है कि उसके पति को ये बात नहीं पता चले, वरना बात बिगड़ जाएगी। बिना पूछे ही वो औरत वांग के फ्लैट में घुस जाती है और चारों ओर देखती है। वांग अब और सह नहीं पाता और ऊपर वाले फ्लैट में जा पहुंचता है। वहां एक हट्टा कट्टा आदमी दरवाजा खोलता है। वांग धीरे से
अपने ऊपर और नीचे वाले पड़ोसियों की शिकायतें दिखाता है। वो बताता है कि उसे भी छत की आवाजें परेशान कर रही है। ऊपर वाले पड़ोसी गुस्से में आ जाता है। मैं भला क्यों करूंगा ऐसा? फिर कहता है, तुम 16वीं मंजिल पर जाकर देखो, हो सकता है शोर वहां से हो रहा हो। वांग हैरान रह जाता है, वो तो 14वीं मंजिल पर रहता है, फिर 16वीं मंजिल से आवाज कैसे आ सकती है? लेकिन सच्चाई जानने के लिए वो जाता है। वहां उसे एक बूढ़ी दंपति मिलती है। आदमी चलने के लिए वॉकर का सहारा लेता है। वांग कहता है कि शोर तभी होता है जब आप जागते हैं, लेकिन बूढ़ा नाराज हो जाता है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो दुखी होकर कहता है कि उसे चलने में भी तकलीफ होती है और तुमने मुझे शोर करने वाला बूढ़ा बना दिया। वो उसे बिल्डिंग के सेक्रेटरी से बात करने को कहता है। अब वांग थक कर छत पहुंच जाता है। अंधेरे में खड़ा है, किससे बात करे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक दरवाजा धीरे से खुलता है और एक औरत बाहर आती है। वांग को एक महिला मिलती है जो अपार्टमेंट बिल्डिंग की सेक्रेटरी यानी रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो बताती है कि पूरी बिल्डिंग के फ्लैट आपस में जुड़े हैं, इसीलिए असल में आवाज कहां से आ रही है ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन वो एक समाधान सुझाती है। वो खुद फ्लैट नंबर 13 में रहती है, जो वांग के ठीक नीचे है। उसका कहना है कि शायद वो आवाज वहां के किराएदारों की वजह से हो रही है और 2 महीनों में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तब तक वांग को सहने की सलाह देती है और उसे एक लिफाफा थमाती है ताकि वो शांत हो जाए। वो बड़ी मीठी बातें करती है। शांति बनाए रखने के बाद, मोहल्ले की भलाई के बाद, वांग जो खुद एक फ्लैट का मालिक है और कर्ज में डूबा है, उसे ये सब सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। वो उसे उम्मीद बांधती है कि आने वाली मेट्रो लाइन से उनके फ्लैटों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। लिफाफे में मिले पैसों से वो अच्छा खाना खा लेता है, लेकिन जब घर लौटता है तो देखता है कि उसके डिलीवरी बाइक की हवा निकली हुई है और उस पर भी नोट्स चिपके हैं। हालात और बिगड़ जाते हैं। उसका दोस्त उसे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने को कहता है, लेकिन वांग मोहल्ले की शांति के लिए चुप रहता है। तभी उसका दोस्त उसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता है कि वो रात को सबसे नीचे गिरकर अचानक 815% तक बढ़ेगा। दोस्त कहता है कि अगर वांग अभी इन्वेस्ट करे तो सारे कर्जे भी चुका सकता है और बचत भी होगी। वांग पहले तो झुंझला जाता है क्योंकि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है, लेकिन जब उसे एक मैसेज मिलता है कि वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसे एक सुझाव मिलता है, वो अपने अपार्टमेंट गिरवी रख दे। इसी सोच में उलझा वांग हर डिलीवरी के दौरान अपने फोन पर उसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत पर नजर रखता है। फिर रात डिलीवरी करते हुए उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। खाना सड़क पर बिखर जाता है। घायल और थका हुआ वांग आखिरकार तय करता है कि वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा। वो अपने अपार्टमेंट को तुरंत बेचने के लिए एक रियल एस्टेट ऑफिस जाता है। उसे उसी रात 850 मिलियन वॉन में फ्लैट बेचना होगा, लेकिन आखिरी वक्त में रेट घटकर 800 मिलियन कर दिया जाता है। वांग भी हाँ कर देता है, बस शर्त ये रखता है कि उसे 85 मिलियन का डिपॉजिट चाहिए। खरीदार एक अमीर आदमी का बेटा है जो अमेरिका में है और वांग एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। थोड़ी देर बाद उसके अकाउंट में 85 मिलियन वॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। वांग अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है या फिर तबाह हो सकती है। वांग का फोन बस 5% बैटरी पर है, इसीलिए वो पागलों की तरह 14वें मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ता है और घर पहुंचते ही फोन चार्ज में लगाता है। वो अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि उसने अपना फ्लैट 85 मिलियन वॉन के डिपॉजिट पर बेच दी है। उसका प्लान है अगर क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा हुआ तो वो सौदा कैंसिल कर देगा, भले ही उसे 170 मिलियन का जुर्माना देना पड़े। दोस्त बताता है कि सही समय तभी है जब क्रिप्टो की कीमत 815 वॉन तक गिरे। वांग के पसीने से भीगे हाथ मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ऊपर से शोर भी आ रहा है। जैसे ही कीमत 815 पार करती है वो तुरंत इन्वेस्ट कर देता है। उस रात वांग एक पल को नहीं सोता, उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हैं। दोस्त बताता है कि 15 अगस्त की सुबह 8:15 बजे वो इसे बेचे तभी फायदा होगा। वांग मुस्कुराता है, खिड़कियां खोलता है और अपने कचरे से भरे फ्लैट को चमकाना शुरू कर देता है। उम्मीद की एक नई रोशनी उसके चेहरे पर है। जैसे जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसकी मुस्कान और गहरी होती जाती है। लेकिन उस रात एक अनजान आदमी उसके फ्लैट में चुपके से घुस आता है। वो मेटल पाइप से भरा एक बैग छोड़कर इधर उधर ताक झांक करता है। उसे वांग का कंप्यूटर दिखता है जिस पर क्रिप्टो की कीमत लगातार ट्रैक हो रही है। वांग शोर से जग जाता है
और देखता है कि पड़ोसी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जिन्हो नाम का एक पड़ोसी अंदर आकर जांच करना चाहता है। वांग कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन खुद को निर्दोष बताता है। वो उल्टा जिन्हो को नीचे अपार्टमेंट 13 में जाने को कहता है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। गुस्से में वांग अपने ही फ्लैट को तोड़ने लगता है और कोई खिड़की से उसका वीडियो बना रहा है। वो अपार्टमेंट नंबर 13 पर जाता है, लेकिन वहाँ कोई दरवाजा नहीं खोलता। एक लड़की उसे ही शोर का जिम्मेदार ठहराकर चली जाती है। बाद में वांग इमारत से बाहर सिगरेट पी रहा होता है। तब एक अजनबी उसे लाइटर मांगता है और बताता है कि पास की बिल्डिंग में एक मर्डर हुआ है, क्योंकि लोग एक दूसरे को शोर बचाने के लिए दोष दे रहे थे। ये सुनकर वांग चढ़ जाता है, लेकिन उस अजनबी के हाथ में बॉक्स कटर देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि वो अपार्टमेंट 13 वाला ही आदमी है। अब वांग डरा हुआ है, लेकिन साथ ही आजादी का इंतजार भी कर रहा है। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे का। वो जानबूझकर शोर मचाना शुरू कर देता है, जैसे बदला ले रहा हो। पूरी बिल्डिंग से पड़ोसी उसे नफरत से देखने लगते हैं, लेकिन वांग को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ स्क्रीन दिख रही है। फिर एक सपना आता है जहाँ उसकी माँ उसे प्यार से खाना परोसती है, लेकिन दीवारें टूटने लगती है। वो पसीने से लथपथ उठता है। वो जानता है उसका सच और उसका सपना दोनों अब टूटने के कगार पर है। इंडिपेंडेंस डे के दिन वांग ने सोचा कि अब तो वो अमीर बनने वाला है, इसीलिए उसने एसी चला दी और चैन की सांस ली। फिर गुस्से में आकर अपने पड़ोसियों से बदला लेने के लिए अपने घर की चीजें तोड़ने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, लोग उसे बाहर बुला रहे हैं। पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा है और सब फुसफुसा रहे हैं कि शोर वांग कर रहा है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी उन्वा नाम की महिला सबको शांत करवाती है, लेकिन किसी ने वीडियो बना लिया है और उन्वा को पता चल जाता है। लोग वांग पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हैं। वांग कहता है कि अपार्टमेंट 13 के कपल ने यह सब किया है और वही आदमी वीडियो बना रहा है। सबका ध्यान अपार्टमेंट 13 की ओर जाता है। को इतना यकीन होता है कि वो सबको अपने घर बुला लेता है ताकि वो खुद आकर जांच ले, लेकिन तभी उसके घर से अजीब सी आवाज आती है, लेकिन वो तो बाहर खड़ा है, जो उसे बेकसूर साबित कर देता है। मैनेजर कहता है कि आवाज एक स्पीकर से आ रही है जो बिल्डिंग के बीच में लगाया गया है। जब वांग अपने घर जाता है तो वाकई एक स्पीकर मिलता है। वो हैरान है, ये सब उसके साथ कौन कर रहा है। अब उसके पड़ोसी उसे घृणा की नजरों से देखने लगते हैं। तभी अपार्टमेंट 13 का आदमी वांग को धक्का दे देता है और गिरकर ऐसा अभिनय करता है जैसे वांग ने ही उसे मार डाला हो। उसी समय पुलिस आती है और वांग को हथकड़ियों में पकड़ लेती है। उसी समय उसे अपना क्रिप्टो करेंसी बेचना होगा, लेकिन वो तो हिरासत में है और उसका फोन टूटा हुआ है। बहुत मेहनत से वो फोन से लॉगिन करने की कोशिश करता है, पर फोन काम नहीं करता। वो पुलिस से पेट दर्द का नाटक करता है ताकि हथकड़ी हटे और वो भाग सके, लेकिन तुरंत पकड़ लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में उसे कंप्यूटर दिखा। वो दौड़कर उस कमरे में पहुंचता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि पुलिस अंदर ना आ सके, और आंख बंद करके वो कोड डालता है 83 और वो देखता है कि मुनाफा 700% से ऊपर जा चुका है। तभी पुलिस दरवाजा खोल लेती है। वो चिल्लाकर 10 सेकंड मांगता है। तभी उसे नींद की गोली मार दी जाती है। वो कंप्यूटर तक पहुंचता है, पर जैसे ही 814 पर क्लिक करने वाला होता है, पुलिस बिजली के तार पर गिर जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है। अब उन्वा वहां पहुंचती है और उसके समर्थन में बोलती है। पुलिस अपार्टमेंट 13 से मिली वीडियो देखती है। सच्चाई को जानकर वो वांग से माफी मांगती है। वांग जब घर लौटा और स्क्रीन देखा तो उसे 99% घाटा दिखता है। वो टूट जाता है और अपनी माँ के नाम एक सुसाइड नोट लिखता है। मैं हार गया, माफ करना माँ। वो खुद को खत्म करने के लिए बिल्डिंग की छत पर जाता है, लेकिन नीचे अपार्टमेंट की ओर देखता है और गुस्से में हथौड़ा उठाता है। अब उन लोगों से बदला लेना चाहता है। तभी उसे 14वीं मंजिल में गिन्हो मिलता है। दोनों में झगड़ा होता है, लेकिन गिन्हो उसे अंदर खींचकर शांत करता है और देखता है कि वांग ने कुछ गलत नहीं किया है। वो सुसाइड नोट भी देखता है। दोनों मिलकर अपार्टमेंट 13 जाते हैं। दरवाजा नहीं खुलता तो गिन्हो तोड़कर अंदर घुसता है। वहाँ कोई नहीं होता, बस यहाँ वहाँ कुछ कागज पड़े हैं और बिल्स जिनकी भरपाई नहीं हुई है, और एक रेंट एग्रीमेंट जिसमें नाम होता है जून चियोल का। अब वांग समझ जाता है उन्वा ने ही उसकी प्रॉपर्टी खरीदी है। सब कुछ उनकी एक चाल है ताकि मेट्रो लाइन आने से पहले पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर सके और कीमतें बढ़ने पर मुनाफा कमा सके।
तभी उनवा का फोन आता है। वो वुआंग को कॉल करके अपने घर बुलाती है। वहाँ उसे चाय ऑफर करती है और पूछती है क्या उसे सच में लगता है कि नीचे वाले पड़ोसी ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। उसी वक्त जिन्हो का कॉल आता है और उनवा उसे बात करने बाहर चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वुआंग घर में शोर मचाने वाली डिवाइस ढूंढने लगता है। वो उनवा के स्टडी रूम में एक बंदूक और एक अजीब कमरे को ढूंढ निकालता है जो सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलता है। अचानक वो उनवा के गैंग मेंबर्स के बीच फंस जाता है जहां उसे धमकाया जाता है। वुआंग डर के मारे सब कुछ बता देता है और सच बाहर लाने की मांग करता है। उसे शोर मचाता देख जिन्हो उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है, जहां पर वुआंग उसे कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि वो आवाजें उसी फिंगरप्रिंट्स वाले कमरे से आती है। फिर वो नहाकर डिवाइस की जांच करता है और पाता है कि वो एक वाईफाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उसे शक होता है कि यह वाईफाई जिन्हो के अपार्टमेंट से आ रही है। जब वो ऊपर जाता है तो सिग्नल सबसे मजबूत होता है, लेकिन जिन्हो साफ इनकार करता है कि उसके पास कोई वाईफाई नहीं है। लेकिन वाईफाई सिग्नल अब भी जिन्हो के अपार्टमेंट के सामने ही सबसे मजबूत है। बात की तह तक जाने के लिए वुआंग जिन्हो के जिम जाता है। उसे इस बारे में हल्की फुल्की बातें करता है, मगर जिन्हो बार बार अपनी बात बदल रहा है, अजीब से चेहरे बना रहा है। शक और गहराता है और वुआंग वहां से निकलते वक्त उसके अपार्टमेंट की चाबी चुरा लेता है। और जब वो उसके घर में चोरी छुपे घुसा तो पाता है कि वही वाईफाई डिवाइस से मेल खा रहा है। वहां उसे सबूत मिलते हैं कि जिन्हो सभी लोगों की निगरानी कर रहा है और उसके पास दरवाजा खोलने वाला कंट्रोल सिस्टम भी है। एक पूरा कमरा है जिसमें प्रोफेशनल शोर मचाने वाले यंत्र रखे हैं। जब जिन्हो घर लौटता है तो उसे अपने घर की हालत देखकर शक होता है। वुआंग एक अलमारी के अंदर छिपा रहता है और जिन्हो की सारी हरकतें चुपचाप देखता है। रात में जिन्हो जब सो जाता है, वुआंग बाहर आता है और हथौड़ा लेकर जिन्हो को मारने जाता है, लेकिन कर नहीं पाता। तभी अचानक एक शोर होता है। अपार्टमेंट 13 की पत्नी शोर वाले कमरे को तोड़ रही होती है। पता चलता है कि जिन्हो और अपार्टमेंट 13 की पत्नी मिलकर ये सब कर रहे हैं। उस औरत ने प्रॉपर्टी हाथ से जाने के डर से इनके शोर मचाने वाली स्कीम में हाथ मिला लिया ताकि वो लोग इसे बख्श दे और उसकी प्रॉपर्टी ना छीने। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है। जिन्हो उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, मगर जब वो औरत सबूतों वाले हार्ड ड्राइव तोड़ने पर उतारू होती है तो गुस्से में जिन्हो उसे हथौड़े से मार देता है। वुआंग बिस्तर के नीचे छिपकर ये सब देख रहा है। अब जिन्हो चालाकी से पुलिस को कॉल करता है और वुआंग को दोषी ठहराने की कोशिश करता है। वो खुद को घायल कर लेता है और कहता है कि वुआंग सबको मारना चाहता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वुआंग ने नीचे की औरत का मर्डर कर दिया है और अब वो ऊपर के पड़ोसियों को भी मारने वाला है। ये सुनकर वुआंग सन्न रह जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर पहले से ही गिन्हो उसका इंतजार कर रहा है। तभी गिन्हो खुद के सर पर हथौड़ा मारकर और फिर वही हथौड़ा वुआंग की तरफ फेंक देता है। सब कुछ इस तरह करता है जैसे वुआंग ने उस पर हमला किया हो। गिन्हो पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर वुआंग खुदकुशी करना ही चाहता है तो उसे एक मकसद भरी मौत मरनी चाहिए, एक ऐसा बलिदान जो कुछ बड़ा असर डाले। उसकी बातें सुनकर साफ लगता है कि वो एक मानसिक संतुलन खो चुका व्यक्ति है जो महंगे दाम में घर खरीदने की नफरत से भरा हुआ है। वुआंग उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है चलो ऊपर चलकर खुद जांच करते हैं, लेकिन गिन्हो कहता है कि वो अब वुआंग की मौत का इस्तेमाल करेगा, एक ऐसा धमाका करने के लिए जो लोगों का ध्यान खींचे। आखिरी कोशिश में वुआंग गिन्हो को एक सौदा पेश करता है। अगर तुम मेरी मदद करते हो मेरा फ्लैट वापस दिलाने में तो मैं तुम्हारी योजना में साथ दूंगा। गिन्हो मान जाता है, पर उसे चेतावनी देता है किसी को कुछ बताया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब योजना शुरू होती है। वुआंग 13 नंबर अपार्टमेंट की बीवी की लाश उठाकर उनवा के फ्लैट तक ले जाता है, जबकि जिन्हो हथौड़ा लेकर रास्ते पर नजर रखता है। फ्लैट का दरवाजा जिन्हो ही खोलता है। फिर वो उनवा के किचन में जाकर गैस पाइप काट देता है, जिससे गैस पूरे फ्लैट में फैलने लगे। इसके बाद वो प्लास को उस मरी औरत के हाथ में थमा देता है ताकि ऐसा लगे कि सब उसी ने किया है। वो दोनों फ्लैट के अंदर घुसते हैं, उनवा के मुंह पर प्लास्टिक की थैली बांध देते हैं और बिस्तर पर सो रहे आदमी की हत्या कर देते हैं। अब जिन्हो अपना असली चेहरा उनवा को दिखाता है। दरअसल उनवा ने पहले कभी बिल्डिंग की घटिया कंस्ट्रक्शन की खबर को फैलने नहीं दिया। जिन्हो ने बड़ी मेहनत से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, पर उस दौरान
उसकी जान जाते जाते बची। तभी से जिन्हों ने उन्वा पर नजर रखनी शुरू कर दी और अब वो हिसाब चुकता करना चाहता है। उन्वा ने कहा कि यह सब एक गलत फहमी है, वो सब कुछ साफ करना चाहती है, लेकिन जिन्हों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधा उसे खाते की मांग की जिसमें उन्वा और उसके पति ने घूस और अवैध पैसे लिए हैं। उस खाते में उन सभी लोगों के नाम हैं जो इस घटिया इमारत के निर्माण में शामिल हैं। पहले तो उन्वा मना करती रही, लेकिन जब जिन्हों ने बताया कि उसने सब सुन लिया था, तब उन्वा ने कहा कि सब कुछ उसके पति को पता था, उसका इन सब में कोई हाथ नहीं। तभी जिन्हों उसके मरे हुए पति की उंगलियों से उस सीक्रेट कमरे का ताला खोलता है। इसी दौरान उन्वा वुआंग को पहचान लेती है। वो पूछती है कि क्या वुआंग ही कातिल है या उसे किसी ने धमकाया है। वुआंग कहता है कि वो बस जिंदा रहने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि जिन्हों पहले ही नीचे वाली औरत को मार चुका है और अब उसे मारने वाला था। अब वुआंग उन्वा के बंधे हाथ खोल देता है और पूछता है कि कमरे में रखा एयर गन काम करता है या नहीं। उन्वा कहती है कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन तभी जिन्हों वापस आ जाता है क्योंकि उसे उनके काले कारनामों का बही खाता नहीं मिल रहा। इधर वुआंग एयर गन उठाता है, लेकिन जिन्हों उसकी कांच की परछाई में देख लेता है और हमला कर देता है कि उसने उसके पीठ पीछे उन्वा से हाथ मिला लिया है। इतने में उन्वा एयरगन से जिन्हों पर गोली चलाती है और उसका पति हथौड़ा लेकर उसका पीछा करता है। उन्वा खुद कमरे में छिप जाती है और वुआंग को बाहर बंद कर देती है। वुआंग अपने बचाव के लिए एक डंडा उठा लेता है और देखता है कि उन्वा के पति ने जिन्हों को चाकू मार दिया है। तभी उन्वा वुआंग से कहती है, इसे मार दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दिला दूंगी। वुआंग खामोश खड़ा है। दोनों उसे अपने अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वुआंग की चुप्पी से उना बौखला जाती है और उसे बेरहमी से पीटने लगती है। उसी बीच उसने मेज पर रखी एक मैगजीन से कुछ निकाला जो कि असली लेजर था, जो सबके सामने था पर किसी को दिखा नहीं। जैसे ही वो वुआंग को खत्म करने गई, तभी जिन्हों ने आखिरी ताकत जुटाकर उसे पीछे से चाकू मार दिया। उन्वा वही ढेर हो गई, खून से लथपथ। जिन्हों अब वुआंग की ओर मुड़ा। लेजर मुझे दो, उसने कहा, लेकिन इस बार वुआंग ने फैसला कर लिया था। उसने चुपचाप गैस स्टोव जलाया। अब सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। लेजर, भ्रष्टाचार के सबूत और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके मुताबिक उसने अपना घर बेच दिया था, और फिर बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला गया। सब कुछ आग के लपटों में राख हो गया। कुछ समय बाद वुआंग को अपना घर वापस मिल गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब जल चुका था। अब कानूनी रूप से किसी के पास कोई सबूत नहीं था कि वुआंग ने कभी घर बेचा भी था। जब पुलिस ने उसे लेजर के बारे में पूछा, उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता है कि अगर वह भ्रष्टाचार सामने लाएगा तो प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाएगी और उसने बहुत कुछ खोया है, अब और नहीं। अंत में वो अपनी माँ के साथ गांव चला गया, शांति की तलाश में। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन जिज्ञासा उसे फिर खींच लाई। वो अपार्टमेंट वापस आया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक जानी पहचानी आवाज आई, धीमी पर बिल्कुल साफ, वही थप थप की आवाज। वो रुका, चारों ओर देखा और फिर धीरे से हंस पड़ा। कागज उसके सामने था। मकान अब फिर से उसका है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानियों के नोटिफिकेशन रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।